अभी तक हम लोग रिफाइनमेंट और रिफाइनमेंट पर थ्योरम कंप्लीट कर लिए हुए हैं एंड आगे जो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं वो है आपका अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल्स। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या क्वेश्चन में रीमान इंटीग्रल से क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर नहीं पूछा जाता है। रीमान इंटीग्रेशन, रीमान इंटीग्रेशन, रीमान इंटीग्रेबिलिटी, रीमान इंटीग्रेबल, रीमान इंटीग्रेबल, रीमान इंटीग्रेबल। अरे भाई सारे क्वेश्चन में रीमान इंटीग्रेबल ही है क्या? रीमान इंटीग्रेबल, रीमान इंटीग्रेबल मतलब आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। ओके, तो हम लोग बड़े ध्यान से रीमान इंटीग्रेबल के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ओके चलो हम लोग तब स्टार्ट करते हैं। अब ये है क्या लोअर रीमान इंटीग्रेबल एंड अपर रीमान इंटीग्रेबल? ये आपका और कोई नहीं, ये आपका इंटीग्रेशन ही है। ठीक है, इसको समझने के लिए आप इसको ऐसे समझो, जो अभी आप इंटीग्रेशन करते हो ना, जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। आखिर ये कहाँ से आया इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी? आपके बुक में तो लिखा हुआ है कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट माइनस साइन एक्स होता है, इसी कारण जब हम इसका कन्वर्स करेंगे, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वो कॉस एक्स के बराबर निकलेगा। एंड अगेन इस माइनस को उधर भेजोगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस सी आएगा आपका। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये डिफ्रेंशिएट और इंटीग्रेशन ये दोनों एक दूसरे का कन्वर्स है। लेकिन ये सारा चीज़ जो है ना, ये हमको मॉडर्न थ्योरी में ये सारा चीज़ हम लोग को समझ में आया था कि ऐसा भी कुछ होता है, लेकिन पहले तो ये पता नहीं था। तो हम लोग जो है पहले जब इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ था उस वक्त रीमान इंटीग्रेबल से रीमान इंटीग्रेशन से हम लोग किसी बाउंडेड फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालते थे। मतलब ये चीज़ तो मेरा क्लियर हो गया कि रीमान इंटीग्रेबल उस समय से आज जो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है ना, तो रीमान इंटीग्रेबल और इससे रिलेटेड जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो, इससे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमारा इंटीग्रेशन है किस तरह ये इंटीग्रेशन प्रोसेस हुआ है, किस तरह इंटीग्रेशन जो है मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन पर शिफ्ट हुआ है, ये चीज़ आपको समझ में आएगा। एंड तब आप बोलोगे भैया जब ये बाउंडेड फंक्शन का ही सिर्फ इंटीग्रेशन होगा रीमान इंटीग्रल से, तो अनबाउंडेड फंक्शन ये कौन लाया होगा? ये आपके लविजगे मैथमेटिशियन है, उन्होंने लाया। एंड जनरल वे में जो आप इंटीग्रेशन करते हो वो आपका स्टिल जस्ट मैथमेटिशियन ने लाया। ये सारी बातें बात की है, हम लोग अभी सिर्फ रीमान इंटीग्रेबल पर ध्यान देंगे। ओके, आप ऐसे समझो, ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये मेरा फंक्शन है, चूंकि रीमान इंटीग्रेबल है तो बाउंडेड होना चाहिए। हम ए से बी में इसको क्या किए, बाउंड कर दिए, और इस पर कुछ हम लोग सब इंटरवल ले लेते हैं, x1, x1, x2, x2, x3, इस तरह का सब इंटरवल हम लोग ले लिए। अगर मैं कहूँ हमको ए से लेकर के बी तक का टोटल एरिया निकालना, अभी तक हम लोग क्या देखें कि इसका लोअर रीमान सम निकालना है तो सिर्फ इतना सा एरिया ही निकलता था लोअर रीमान सम में, इससे ज़्यादा तो नहीं निकाल पाते थे हम लोग। इसी तरह सब में हमको लोअर रीमान सम निकालना है तो इतना सा एरिया, अपर रीमान सम निकालना है तो ये सारा एरिया, यही कुछ हम लोग सीखे हुए हैं। लेकिन ये जितना फंक्शन है इस सारा एरिया कैसे निकलेगा? यही रीमान इंटीग्रेशन से निकलेगा। कैसे वो समझो। रीमान इंटीग्रेशन में क्या कहा गया है कि जितना भी लोअर रीमान सम आप निकालोगे उसमें जो सबसे सुप्रीमम वैल्यू होगा वही देगा आपका लोअर रीमान इंटीग्रल। मतलब सुप्रीमम वैल्यू से क्या मतलब है कि हम लोग ऐसा पार्टीशन लेंगे जिस पर लोअर रीमान सम मैक्सिमम निकले। हम जस्ट x1 सब इंटरवल को सिर्फ देख रहे हैं अभी, ठीक है। अब हम लोग ऐसा क्या पार्टीशन ले सकते हैं जिससे ये पूरा एरिया कवर हो जाए, तब ना सुप्रीमम वैल्यू निकलेगा। तो हम लोग x1 में जितना सारा पॉइंट ले सकते हैं, जितना हम सक्षम हैं उतना पॉइंट लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट लिए, इससे ये एरिया निकला, फिर हम लोग यहाँ पॉइंट लेंगे, इससे ये एरिया निकलेगा। जितना पॉइंट लोगे ये धीरे धीरे ये सारे एरिया को कवर कर लेगा। इसका मतलब ये इनडायरेक्ट रूप से कह रहा है कि आप जो लेंथ लोगे ना, सब इंटरवल
का जो लेंथ लोगे वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, मतलब करीबन करीब 0 के बराबर। अब मेरे पास वो सामर्थ्य नहीं है कि हम डेल्टा को एज अ वैल्यू आपको मैं बता सकूं, इतना छोटा डेल्टा, इसलिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये टेंस टू 0 के करीब हो गया, तब ना यहाँ पर कोई भी एरिया शेष नहीं बचेगा, तब जो वैल्यू आएगा वो सुप्रीमम वैल्यू आएगा लोअर रीमान सम का। देखो रीमान भैया जी का सोच कहाँ तक गया हुआ है, आप भी वहाँ जाने का प्रयास करो। और अपर रीमान सम में ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि इसमें आपको इन्फिमम वैल्यू चाहिए, तब वो जो है अपर रीमान इंटीग्रल को देगा, मतलब हम लोग इस फंक्शन के करीब जाना है हमको। एक बार हम लोग लोअर रीमान सम से फंक्शन और एक बार अपर रीमान सम से फंक्शन के करीब जाएंगे, तब मेरा ये सारा एरिया निकलेगा। कैसे, देखो अब इस पॉइंट पे अपर रीमान सम यूं ये सारा एरिया हो गया, इस सब इंटरवल में ये एरिया हो गया, धीरे धीरे देखो इस सब इंटरवल में ये एरिया हो गया। जैसे जैसे करोगे वो आपका लाइन के करीब होते हुए जाएगा, जितना बड़ा डिस्टेंस उतना ज़्यादा अपर सम और इतना ज़्यादा एरिया एक्स्ट्रा निकलेगा। इस फंक्शन से दूर का एरिया वो कवर कर लेता है, मतलब जितना छोटा छोटा आप सब इंटरवल लोगे ना, तो ज़्यादा चांस है कि फंक्शन पर या फंक्शन के आसपास आपका लोअर रीमान सम या अपर रीमान सम होगा, ठीक है। और इसी कारण हम लोग कहते हैं कि जब ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाए ना, तब हम लोग समझ जाते हैं कि ये मेरा इंटीग्रेशन हो गया। ये पूरा संपूर्ण एरिया को दे देगा अगर ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो मतलब वो रीमान इंटीग्रेबल होगा। मैं कुछ आगे की बता रहा हूँ। अगर आपको पूछा जाए भाई बताओ कोई भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल कब होता है, तो आप बोलोगे जब मेरा लोअर रीमान इंटीग्रेबल और अपर रीमान इंटीग्रेबल दोनों इक्वल हो जाए ना, तो समझ लेना फंक्शन मेरा रीमान इंटीग्रेबल है। हम लोग तो ये समझ गए कि लोअर रीमान इंटीग्रेबल क्या हुआ, अपर रीमान इंटीग्रेबल क्या हुआ। बस लोअर रीमान सम का सुप्रीमम वैल्यू लोअर रीमान इंटीग्रेबल एंड अपर रीमान सम का इन्फिमम वैल्यू अपर रीमान इंटीग्रेबल। एंड देखो आगे और बुक में क्या है, ये तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हमको जो है ये थ्योरम को प्रूव करना है कि थ्योरम क्या है कि लोअर रीमान इंटीग्रेबल जो है ना हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है अपर रीमान इंटीग्रेबल का। मतलब ये क्या यहाँ समझना है, जो लोअर रीमान इंटीग्रेबल है हमेशा लोअर रीमान सम से इस लाइन के करीब जाएंगे एंड अपर रीमान सम इस ऊपर वाले रेक्टेंगल से इस फंक्शन के करीब आवेगा। तो यहाँ पर ये तो दिख रहा है कि अपर रीमान सम अपर वैल्यू से फंक्शन के करीब जा रहा है, मतलब अगर इसके बीच लेंथ जो है टेंस टू 0 नहीं हुआ, अगर टेंस टू 0 हो जाएगा तो दोनों इक्वल हो जाएगा। अगर मान लो टेंस टू 0 नहीं हुआ तो अपर रीमान सम का कुछ तो वैल्यू यहाँ रह जाएगा ना, इसका मतलब अपर रीमान सम का इन्फिमम वैल्यू आई मीन अपर रीमान इंटीग्रेबल जो है हमेशा ग्रेटर देन रहेगा। ये चीज़ें समझ में आई आपको? बस इतना समझो ना कि फंक्शन के ऊपर सारा अपर रीमान सम है और अपर रीमान सम का ही कोई वैल्यू जो है अपर रीमान इंटीग्रेबल हो रहा है, ठीक। तो जो पहले से बड़ा है, जो पहले से मैक्सिमम है, उसका नेक्स्ट लेवल का जो अवतार होगा अपर रीमान इंटीग्रेबल वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू ही रहेगा ना। इसको हम लोग फटाफट से प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग दो पार्टीशन लेंगे, एक P1 पार्टीशन एक P2 पार्टीशन। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम लोग इसके पहले थ्योरम पढ़े हुए हैं प्रीवियस थ्योरम में कि हम अगर कोई दो पार्टीशन P1 और P2 ले, अगर एक पार्टीशन पर, हाँ एक बात ध्यान रखना है, दोनों पार्टीशन जो है ना कोई एक ही इंटरवल का होना चाहिए, तभी अगर एक पार्टीशन पर अगर आप लोअर रीमान सम लो और दूसरे पार्टीशन पर अपर रीमान सम लो ना, तो हमेशा अपर वाला वैल्यू ग्रेटर देन होता है, आई मीन ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, बिकॉज इसी इंटरवल में हमेशा अपर वाला वैल्यू जो है ना ग्रेटर ही होगा। आप पार्टीशन कुछ भी ले लो, ठीक है। एंड लोअर वाला जो वैल्यू है लोअर रीमान सम वो हमेशा इस लाइन से नीचे ही रहता है, ये फंक्शन वाले लाइन से, इसलिए ये जो है आपका लेस देन होएगा। इसी थ्योरम का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। पहले हम लोग इस थ्योरम को लिख लेते हैं, दैट्स क्लियर। देखो हम लोग प्रीवियस थ्योरम से इसी चीज़ को यहाँ पर लिखे। अब कोई बोलोगे क्या भैया हम P1 पर अपर रीमान सम ले सकते हैं? बस ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर आप P1 पर अपर रीमान सम ले रहे हो और P2 पर लोअर रीमान सम ले रहे हो तो अपर वाला वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होता है, इसलिए यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू आया। इक्वल टू तभी आएगा जब ये डिस्टेंस जो है काफ़ी
छोटा होगा, छोटा छोटा मतलब टेंस टू 0 होना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर समझना है आपको क्या, कि हम एक ऐसा P1 पार्टीशन लिए तब ये छोटा था। अगर हम लोअर रिमान सम में सबसे सुप्रीमम वैल्यू ले लें तो क्या ये अपर रिमान सम से बड़ा हो जाएगा? आप लोअर रिमान सम का क्यों ना सबसे सुप्रीमम वैल्यू ले लो, वो अपर रिमान सम से छोटा ही रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर सुप्रीमम वैल्यू ले लेते हैं एंड टेकिंग सुप्रीमम वैल्यू ऑफ क्या, LP1। LP1 का जब सुप्रीमम वैल्यू भी ले लिए ना, वो भी लेस देन इक्वल टू था UP2 का, P2 पर जो अपर रिमान सम था। यहाँ तक कि जब हम लोग ये UP2 है इसका सबसे इन्फिमम वैल्यू लेंगे तो वो या तो लाइन पर रहेगा, लाइन से नीचे नहीं आ सकता। ये जो फंक्शन वाला लाइन है इससे नीचे नहीं आएगा, जब भी या तो ये फंक्शन के लाइन पर रहेगा या उससे ऊपर ही रहेगा। मतलब इसका इन्फिमम वैल्यू भी ले लेना, जो ये छोटा कभी नहीं हो सकता, या तो इक्वल हो जाएगा या तो अपना बड़ा भाई मैक्सिमम ही रहेगा। अगेन वी गेट क्या, कि जब हम लोग इसका इन्फिमम वैल्यू भी ले लिए ना, फिर भी ये आपका छोटा नहीं हुआ, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ही रहा इससे। कहाँ से? इस फंक्शन से हम देख रहे हैं। दैट्स क्लियर, ठीक है। अब यही वैल्यू है ना लोअर रिमान इंटीग्रेबल, तो यहाँ पर लिख लो देयरफॉर इसी को हम लोग कहते हैं क्या, लोअर रिमान इंटीग्रेबल लेस देन इक्वल टू, और यही वैल्यू है ना अपर रिमान इंटीग्रेबल, तो अपर रिमान इंटीग्रेबल जो हमको प्रूफ करना था ना वो हम लोग प्रूफ कर लिए, प्रूफ। चलो नेक्स्ट हम लोग अब क्या है हमारी किताब में देख लेते हैं फटाफट से। ये थ्योरम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट है ये है आपका डार्बोक्स थ्योरम, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके ठीक।